वीडियो में हमने देखा होगा इलोंगेशन। पहले के 3 स्टेप्स हमने देखे थे बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के, इनिशिएशन, अनवाइंडिंग, इलोंगेशन। इलोंगेशन वाला कुछ पार्ट रहता था डीएनए पॉलीमरेज़ का स्ट्रक्चर। आज हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। जैसे ही डीएनए अनवाउंड होता है, आफ्टर डीएनए अनवाउंड और प्राइमर ऐड हो जाता है, प्राइमर हैज बीन एडेड। अब मेन रोल किसका आता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 का। ये आगे इलोंगेट करता है बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और किस डायरेक्शन में? इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस, राइट? डीएनए पॉलीमरेजेस इन ई कोलाई, स्पेसिफिकली इन ई कोलाई 5 हमने पढ़े थे। 5 में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3। और बाकी की जो रेस्ट 3 है वो डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। तो हम डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में पढ़ते हैं। ये लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, रिमेंबर दिस, मल्टी प्रोटीन। मेन वर्कहोर्स होगा रेप्लिकेशन का। ये नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करेंगे कहाँ पे? 3 प्राइम एंड पे डीएनटीपीस, दीज आर द सबस्ट्रेट्स जो ऐड होने वाले हैं। प्राइमर के जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा वो 3 प्राइम एंड पे ऐड करेगा। वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये क्या करेगा? नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अगर इन केस न्यूक्लियोटाइड जिनका इनकरेक्ट बेस पेयरिंग्स है, सॉरी, इनकरेक्ट बेस पेयर्स आगे इन केस इंसर्ट हो जाता है, तो जो इसकी सेकेंड एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, उसकी हेल्प से ये उन न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ताकि जितने भी एरर्स आए हैं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट बेसिस उनको ठीक कर सके। ऑल्सो डीएनए पॉलीमरेज 3 इसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कितना वो कैपेबल है नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में विदाउट रिलीजिंग द टेम्पलेट। टेम्पलेट को होल्ड करके रखता है वो। ये एक रफ डायग्राम है डीएनए पॉलीमरेज का। हमने पढ़ा था मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड होता है जो जिसका बीटा सब यूनिट क्लैंप की तरह सर्व करता है, ताकि पॉलीमरेज एंजाइम उस पे एक्ट कर सके और जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है उसको फर्दर प्रोसेस कर सके। ये बीटा सब यूनिट है विच एक्ट्स एज अ क्लैंप। बेसिकली क्या करता है? डीएनए को एनसर्कल कर देता है, एनसर्कल्स द डीएनए, और डीएनए पॉलीमरेज को अटैच रखता है टेम्पलेट पे। ये टेम्पलेट है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। इसका एक रफ डायग्राम है। इसका जो बीटा सब यूनिट है ई कोलाई के अंदर, बीटा सब यूनिट क्लैंप की तरह एक्ट करता है, क्लैंप होल्ड करके रखता है डीएनए, अटैच रहे टेम्पलेट से। बेसिक इसका मेन काम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना दोनों पे, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे, बिकॉज वी नो कि रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली होता है। अब दिमाग में आएगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम था और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, साइमल्टेनियसली, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या साइमल्टेनियसली कैसे होगा? तो इस केस में लूप्स फॉर्म होंगे। आप आगे डिस्कस करते हैं लूप्स के बारे में। उससे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी देख लेते हैं। इसकी भी 2 एक्टिविटीज होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये सिमिलर होती है जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 की होती है, राइट? बट इसके पास एक और एक्टिविटी है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास नहीं होती, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इस एक्टिविटी का होने का, ये जो प्राइमर्स को रिमूव करता है और उनकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करता है। किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जिस डायरेक्शन में रिप्लेस करता है और रिमूव करता है उसकी डायरेक्शन से ही इस एक्टिविटी का नाम रखा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी।
मेन काम इसका ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये दो काम सिमिलर होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के, बट इन कंपैरिजन टू थर्ड वाला ये कम कर पाता है, कम कैपेबल है, इसलिए इसके पास लोअर प्रोसेसिबिलिटी है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का हो गया, फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज 2 फर्स्ट देखा। अब ये डीएनटीपीज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं और इन्हीं को हम एज अ सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था पूरे रेप्लिकेशन को, टेम्पलेट में, रो मटेरियल्स में, उसके अंदर जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनको हम डीएनटीपीज को ही यूज करते हैं। डीएनटीपी का स्ट्रक्चर है ये, बेसिकली एक शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक बेस होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होता है। बेस अगर डीएनए की बात करें तो वी नो ए, टी, जी एंड सी। टी की जगह यू आ जाता है आरएनए के केस में, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होता है डीएनए में। जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये अटैच होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करना। तो इन केस ये नए सिंथेसाइज कैसे होता है, जो शुगर का 3 प्राइम OH ग्रुप है और जो फॉस्फेट ग्रुप है नए वाले न्यू न्यूक्लियोटाइड का, उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। कैसे? 3 फॉस्फेट है अल्फा से और ये है 5 प्राइम, बिकॉज 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ये एक शुगर मॉलिक्यूल है जो अटैच होगा। तो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5 प्राइम जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ये बाकी के जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं ये क्लीव ऑफ हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बेसिक है डीएनटीपी। इसका स्ट्रक्चर ये पूछ लेते हैं, टेम्पलेट और न्यू स्ट्रैंड ये कैसे सिंथेसाइज होता है। बेस पेयरिंग पता है, करेक्ट बेस पेयरिंग ए डबल बॉन्ड थायमीन के साथ होता है, अगर ग्वानीन है तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ हो जाता है। सो अगर इन केस इनकरेक्ट बेस पेयर हुआ तो कौन सा एक्टिविटी आएगी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वो इनकरेक्ट बेस एरर्स को करेक्ट कर देता है, राइट। बेस पेयरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस, बेस पेयरिंग भी इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चन में अगर इनकेस ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं और बेस गलत दिखाओ तो वो वाले ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपल समरी देखते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमारे पास प्राइमेज एक्टिविटी आई, पहले तो हेलिकेज आता है, फिर प्राइमर ऐड होता है, प्राइमेज, इन ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो प्राइमेज एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमर को ऐड करना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और हमने पता है कि डीएनए पॉलीमरेज पिएक्कड़ इंसान है, इसलिए इसके पास 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आ जाता है, इसका काम एक्टिवेट हो जाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी इसकी एक्टिवेट हो जाती है। ये डीएनटीपीज नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है। फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम आता है। वो क्या करता है? जो ये प्राइमर है, जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको रिमूव करता है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेस करता हुआ चलता है। डीएनए पॉलीमरेज तो न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसका एक क्लैंप भी है, बीटा सब यूनिट, रिमेंबर बीटा क्लैंप बोल लेता है इन इकोलाई। हम इकोलाई के बारे में बात करें तो बीटा सब यूनिट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये जो पीछे प्राइमर भी तो है, ये प्राइमर भी तो है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है इनको रिमूव करते हुए और आरएनए की जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेस करता हुआ चलता। अब इस केस में क्या होता है? सेम चीज अभी बात करें, इस केस में क्या होता है? एक निक क्रिएट हो जाता है, फिर रोल आता है डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज क्या करता है? सील करता है
इस निक को जो क्रिएट हुआ है। कैसे सील करता है? बाय क्रिएटिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ इनिशियल न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जो न्यूक्लियोटाइड इनिशियल पहला जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज किया है उसका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप प्लस जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ऑफ फाइनल न्यूक्लियोटाइड एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। जो ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ऐड किया है उसका 3 प्राइम OH ग्रुप, इन दोनों के बीच जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट होता है वो कौन क्रिएट करता है? डीएनए लाइगेज। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया तो निक भी जो था वो भी सील हो गया। सीलिंग ऑफ निक किसका काम है? डीएनए लाइगेज का। फिर ये कुछ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें पता है सिंथेसिस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स टेक साइमल्टेनियसली होता है। तो रिमेंबर दिस, सिंगल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस में 2 सब यूनिट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 के कनेक्टेड होते हैं, एक स्ट्रैंड के लिए एक, 1 फॉर ईच स्ट्रैंड। इस केस में लैगिंग स्ट्रैंड है, लूप बनाता है ताकि सेम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल सके, बिकॉज एक डायरेक्शन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो साइमल्टेनियसली कैसे होगा? इट लूप्स अराउंड, लैगिंग स्ट्रैंड लूप्स अराउंड सो दैट इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स पूरा रेप्लिकेशन को साइमल्टेनियसली कैरी आउट कर सकता है, वो भी दोनों टेम्पलेट्स में, बिकॉज यू नो कि दोनों स्ट्रैंड लीडिंग एंड लैगिंग they run in opposite and anti-parallel direction. So ये looping किसमें होती है? E. coli के अंदर looping होती है। रिमेंबर कौन क्रिएट करता है? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड लूप्स अराउंड। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। डीएनए लाइगेज के बारे में हमने पढ़ लिया, मोटा मोटा समरी देख ली, डीएनए पॉलीमरेज 3 का और डीएनए पॉलीमरेज 1 का रोल भी देखा है। डीएनटीपीज जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। बैकबोन, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन होते पूरे डीएनए मॉलिक्यूल। बेस पेयरिंग देखिए, करेक्ट और इनकरेक्ट बेस पेयरिंग। इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो करेक्ट और इनकरेक्ट बेस पेयरिंग्स पे भी आ सकता है। क्या पता ए और सी के साथ बेस पेयर करते और पूरा का पूरा प्रोसेस शो कर रखा है तो एलिमिनेट कर सकते हो। इसका मेन फंक्शन प्रोसेसिविटी, बीटा सब यूनिट एक्टिंग एज अ क्लैम्प, डीएनए पॉलीमरेज 3, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो गई तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी जो कि न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकते हैं। राइट, अब फोर्थ स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बेसिकली वहां हो जाता है जहां रेप्लिकेशन फोर्क मीट करते हैं। कुछ केसेस में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम टर साइट्स बोलते हैं, टर्मिनेशन साइट्स, जो कि फर्दर रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। ई. कोलाई के केस में एक टर्मिनेशन प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं टस प्रोटीन, जो इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से हेलिकेस की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। हेलिकेस की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फोर्क स्टॉल हो जाता है, सडनली स्टॉप हो जाता है। जैसे इंजन एकदम से स्टॉप हो जाता है ना, ऐसा सडनली स्टॉप हो जाता है रेप्लिकेशन फोर्क, जिसकी वजह से फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। समझ में आया? तो हमने पूरा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ लिया है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, कुछ फैक्ट्स अगर इन केस पीवाईक्यू में होंगे तो मैं अगली स्लाइड में या फिर अगले वीडियो में डाल। 4 स्टेप्स होते हैं, टर्मिनेशन भी हो गया, इलोंगेशन भी हो गया, अनवाइंडिंग भी हमने पढ़ ली और इनिशिएशन भी हमने पढ़ लिया। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी हमें एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स पढ़े हैं उनकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में भी आ जाएगा या वन लाइनर तो आई डोंट थिंक सो आएगा। The question was, place the following components in correct sequence. कंपोनेंट्स कौन से? डीएनए ए,
DNA B, DNA G, gyrase, SSB, ligase, DNA polymerase 1, DNA polymerase 3. इनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? करेक्ट सीक्वेंस डीएनए ए क्या था? इनिशिएटर प्रोटीन, इनिशिएटर प्रोटीन। तो पहले आएगा डीएनए ए, उसके बाद डीएनए बी वॉज डीएनए हेलिकेज, डीएनए बी, उसके बाद डीएनए जी क्या था? प्राइमेज। बट उससे पहले क्या आएगा? एसएसपी, स्टामा कर लो, एसएसपी पहले आएगा, उसके बाद गायरेज, गायरेज, गायरेज के बाद जी, डीएनए जी, दैट इज प्राइमेज, और प्राइमेज के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3। मेन क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 के बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड देन एट लास्ट लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये सीक्वेंस याद रखना। डीएनए ए दैट इज इनिशिएटर प्रोटीन, बी हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, गायरेज, डीएनए जी इज प्राइमेज, देन डीएनए पॉलीमरेज 3, 1 एंड देन लाइगेज।